हेलो वेलकम एवरीवन वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो चैप्टर है, भले इस चैप्टर का नाम मोशन इन ए प्लेन है, लेकिन ये चैप्टर में हम लोग प्लेन के अलावा रेक्टिलिनियर यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को भी स्टडी करेंगे। पहले कुछ थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, और उसकी मदद से हम लोगों को मोशन इन ए प्लेन को भी स्टडी करना, राइट। और इसीलिए हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में दोनों हम बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन को भी हम लोगों को दिया गया स्टडी करने के लिए, एज वेल एज मोशन इन ए प्लेन। ओके, तो हम आज के लेक्चर में रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोगों को समझने हैं, और उसकी मदद से ही हम लोग मोशन इन ए प्लेन भी समझ पाएंगे। क्लियर? तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखें। बेसिकली अगर आप देखोगे तो वही चीज हम सीखने वाले जो हम लोग ने प्रीवियसली यानी कि लोअर क्लासेस में स्टडी किए, बट अच्छे से समझ लेते, एक बार वापस से रिफ्रेश हो जाते, वापस से रिवाइज कर लेते, और फिर मोशन इन प्लेन के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सब लोग को रेडी हो जाना है, साथ में नोट्स भी बना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो जब भी हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, रेक्टिलिनियर मोशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। तो जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो हम बोलेंगे वो रेक्टिलिनियर, या तो मोशन इन वन डायमेंशन कर रहा है। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और मैं बोल देता हूं, एक ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लो ओ नाम दे देते हैं रेफरेंस पॉइंट को। ये रेफरेंस पॉइंट से एक पार्टिकल है, वो यहां पे है। मान लो पार्टिकल 1 है, वो यहां पे है, और उसकी दूरी x1 है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, थोड़ा टाइम होता है, मतलब आपने जब इसको देखा, मान लो ये जो है आपका टाइम t1 है, फिर कुछ टाइम होता है और आप लोग ये पार्टिकल को यहाँ पे देखते हो, ठीक है। और आप लोग बोल देते हो अब ये टाइम t2 हो गया, अब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो x2 हो गया, ठीक है, x2 हो गया। रेफरेंस को क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली बुला लेता हूँ, ये जो रेफरेंस है इसको यहाँ पे बुला लेते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस है, और ये रेफरेंस का नाम ओ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस है ओ। ओ से पार्टिकल यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है x1 की दूरी पे, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम बाद, उस टाइम पे t1 टाइम हो रहा था, थोड़े टाइम बाद t2 हुआ, और पार्टिकल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया, जो कि रेफरेंस से डिस्टेंस कितना है, x2 है। क्लियर? तो अगर इसका सबसे पहला हम लोग टर्म डिफाइन करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पार्टिकल पहले कहाँ था और अब भी कहाँ पे पहुंच गया है, वो दोनों के बीच की दूरी। तो पहले पार्टिकल तो आप लोगों को पता इस पोजीशन पे था, बाद में जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे पहुंच गया, राइट। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अगर मैं दोनों के बीच की दूरी की बात करूं, तो आप लोगों को ये पता है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो दोनों के बीच की दूरी ये है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल का और फाइनल पोजीशन क्या है, वो दोनों के बीच की दूरी। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, तो बेसिकली अगर मैं रेफरेंस की बात करूं, तो रेफरेंस के हिसाब से पार्टिकल पहले इधर था, और फिर रेफरेंस के हिसाब से पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, राइट। तो अगर हम लोगों को ये दोनों के बीच की दूरी चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, तो फाइनल पोजीशन में से अगर मैं इनिशियल पोजीशन माइनस कर दूं तो मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से या तो फिर एक्स से डिनोट कर सकते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, और ये आप लोगों को फिर क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक ही टर्म से डिनोट करते, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते, एक्स से डिनोट करते। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि फाइनल पोजीशन जो था रेफरेंस से, क्या था, ये वाला। तो ये पार्टिकल है ना, फाइनल कंडीशन पे यहाँ पे था, क्या डिस्टेंस है, x2 है ओ से, ओरिजिन से, उसमें से इनिशियल कंडीशन को माइनस कर दो, और ये आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल गया। क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे कहाँ था, फाइनल पोजीशन पे किधर था, वो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द डिफरेंस, या तो डिस्टेंस बोल दो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने रेडी कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, राइट, तो मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल, और अब थोड़े टाइम में पार्टिकल आपका यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यही रेफरेंस मान लो, या तो रेफरेंस दूसरा बना लो, मान लेते यही रेफरेंस है। तो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब पार्टिकल यहाँ पे चला गया, हम बोल देते ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो 3 मीटर है। क्लियर। तो अब पहले पार्टिकल ए पॉइंट था, पहले बाद में पार्टिकल बी पे पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन। रेफरेंस से, तो रेफरेंस तो इसी को मान लिया, रेफरेंस से फाइनल पोजीशन ये है, कितना है 3, माइनस माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन, रेफरेंस से इनिशियल है ये 0, तो 3 माइनस 0 क्या हो गया 3, तो हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 3। तो अगर आप देखोगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी भी कितनी है 3 मीटर, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 3 मीटर। तो ये तो कंसेप्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट का। चलो और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, ओके। चलो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमारे पास एक सिस्टम है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ओके। तो ऐसे हम लोग कंडीशन बता देते हैं, ये वाला आपका पॉइंट ए है, ये वाला आपका पॉइंट बी है, ये वाला आपका पॉइंट सी है, और ये वाला आपका पॉइंट डी है, ठीक है। तो ऐसे ये पाथ पे ट्रेवल करता है, ट्रेस करता है कोई भी पार्टिकल। और मैंने बोला ए से बी जाता है वो 5 मीटर चलता है, बी से सी चलता है जब तो 3 मीटर उसको चलना पड़ता है, सी से डी 2 मीटर चलना पड़ता है। अब मेरे को बोला गया बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो हम लोगों को क्लियर कट पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका इनिशियल पोजीशन क्या था और आप लोगों का फाइनल पोजीशन क्या है, उनके बीच की दूरी। तो हम तो इनिशियल पोजीशन को अगर बात करेंगे तो ए था, फाइनल पोजीशन डी था, तो हम लोगों को इसके बीच की दूरी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मान लो मैं ऐसे बोल देता हूं आपको कि इसके बीच का दूरी जो है वो 4 मीटर है। क्लियर। तो इवन दो आप लोगों ने ये वाले रास्ते को ट्रेस किया है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को बोला जाता है। तो कितना दिख रहा है 4। तो आप लोग बोलेंगे इस सिस्टम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ है। तो आई होप की बात सब लोग को समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। क्लियर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। क्लियर। अगर हम लोग और एक एग्जाम्पल ले ले, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा ये वाला पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, और ये सर्कुलर पाथ में हम ये सेंटर मान लो, हम इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ, ये हम लोग एरो बना लेते हैं, ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और घूमता है, रिटर्न यहीं पे आ जाता है। तो हम लोग ने क्या देखा, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये है, घूम के पार्टिकल रिटर्न यहीं पे आ जाता है, राइट। तो जब पार्टिकल सेम पोजीशन पे आ रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर देखोगे आप, इनिशियल पॉइंट भी ये है, घूम के वापस से वहीं पे आ जा रहा है फाइनल पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इस केस में वापस से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो 0, कोई भी डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो आई होप कि सबको बात समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट, जो कि आप लोगों को याद रखना है। नोट ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर आप जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। क्लियर। तो हम लोगों को वैल्यू यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे वैल्यू 3 मीटर आया, साथ में मुझे बताना पड़ेगा कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा, या तो राइट लिख लो। तो ये आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट, ये बेसिकली क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है, तो इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा मीटर। क्या होगा, मीटर। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो लेंथ का डायमेंशन होता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L1 m0 t⁻0। क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को ये बात समझ में आ गया है। अब हम लोगों का जो कंसेप्ट था डिस्प्लेसमेंट का वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड कंसेप्ट को देखते हैं।
सेकेंड कंसेप्ट जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ, यानी कि आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड जो है वो है पाथ लेंथ, इसको भी समझ लेते हैं। पाथ लेंथ या तो आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है? पाथ लेंथ का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस जो पार्टिकल ने ट्रेस किया है, वो पूरे डिस्टेंस को आप लोगों को इंक्लूड करना होगा, उसी को हम पाथ लेंथ बोलते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखें तो प्रीवियस वाला एग्जांपल ये बोल रहा है पहले पार्टिकल यहाँ पे था फिर यहाँ पे पहुंच गया, तो इसने एक्चुअल कितना चला है? तो इसने एक्चुअल इतना चला है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा। क्लियर? तो ये एग्जांपल देखो, पार्टिकल यहाँ पे था फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, बराबर है। तो पार्टिकल को चलना कितना पड़ा? पार्टिकल को इतना ही चलना पड़ा, तो जितना पार्टिकल चलता है वही डिस्टेंस होता है। तो इस केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और पार्टिकल को चलना कितना पड़ा? पार्टिकल को 3 ही मीटर चलना पड़ा, तो 3 क्या हो जाएगा? पाथ लेंथ हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ए से डी की अगर बात करोगे तो ये ए इनिशियल पॉइंट था, डी फाइनल पॉइंट था, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि 4 मीटर बताया गया है, राइट। लेकिन जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ हमने कितना ट्रेवल किया है, राइट। तो पार्टिकल को डी तक पहुंचने के लिए इधर जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा, तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो डिस्टेंस इस केस में 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा, करेक्ट। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये तो सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को सर्कल का सरकमफेरेंस दैट इज 2πr, आपको r पता रहेगा तो आप लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप सबको बात समझ में आ रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है? तो पाथ लेंथ का ही मतलब डिस्टेंस होता है, इसको भी बेसिकली हम लोग x से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल करेगा उसी को हम बोलते हैं पाथ लेंथ, कॉल्ड एज पाथ लेंथ, ठीक है। तो मान लो अगर कोई पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाके रिवर्स आ रहा है तो उस केस में डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, दोनों की वैल्यू अलग हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एग्जाम्पल लेके, एक पार्टिकल यहाँ पे ए पॉइंट पे, और ये जो पार्टिकल है वो ए से क्या करता है? बी पे जाता है। कहाँ पे जाता है? बी पे जाता है। और मैं आप लोगों को बोल देता हूँ इनके बीच की दूरी है 4 मीटर, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला भाई बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या सिंपल क्वेश्चन है। फटाक से आप देखोगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, आप देख रहे 4 मीटर है, शाबाश 4 मीटर आंसर आ गया। लेकिन जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो भी आप बोलोगे अरे एक्चुअल तो इसको उतना ही चलना पड़ा, तो आप बोल दोगे 4 मीटर, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भाई ये पार्टिकल रिटर्न यहाँ पे आया है, मान लो ये बी है और ये सी है और 1 मीटर रिटर्न आया है पार्टिकल, अब मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट आपका, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो ये दोनों के बीच की दूरी, तो ये 4 है, ये 1 है, तो पूरे में से ये माइनस करोगे 4 - 1, तो 3 आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 पहले चला, फिर और एक चला रिवर्स डायरेक्शन में, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। तो अब देखो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है। लेकिन पहले केस में जब ए से बी तक ही गया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा था? सेम। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करता है स्ट्रेट लाइन में और रिवर्स नहीं आता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। लेकिन अगर रिवर्स आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बदल जाएगी। और एक चीज याद रखना आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, उस केस डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस का भी अगर कुछ खास बात आपको बताऊंगा नोट, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा? तो आंसर ये एक्चुअल में क्या है? लेंथ ही है, हम लोग को डिस्टेंस के बारे में बताता है। और इसलिए इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन भी क्या होगा? L1 M1 T0। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते। जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है वो है
एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। इसको आप लोग वी एवीजी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखो क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल चलता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो उसका जो स्पीड है यानी कि वैल्यू है स्पीड का, कौन से स्पीड से चल रहा है, वो बार बार बदलते रहता है, राइट? तो जब ए से स्टार्ट हुआ बी पे पहुंच गया, किसी ने बी पे पूछा बताओ आप कौन से वेलोसिटी से स्पीड से आए हो, तो उस वो तो देख रहा है अरे भाई मैं तो अलग अलग स्पीड से आया, इसको क्या बताओ। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, राइट? तो अगर आप लोग कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, अगर मैं सेम स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। तो मान लो जैसे कि आप लोगों का ये ओरिजिन है, क्या ये ओरिजिन है, ठीक है? आप ओरिजिन से पहले ए पॉइंट पे थे, फिर आप ओरिजिन से बी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन बनाता हूँ, पहले आप ओरिजिन से जो डिस्टेंस पे थे, ठीक है, और उसके बाद आप ओरिजिन से दो जो डिस्टेंस पे पहुंचे, ये तो मैं बोल रहा पहले आप ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे थे, अब उसके बाद आप ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे पहुंच गए। ये बेसिकली क्या है, ये आप लोगों का ओरिजिन है, रेफरेंस है, ठीक है? तो पार्टिकल ए ये रहा, पार्टिकल बी, सॉरी पार्टिकल नहीं बट पोजीशन है, पोजीशन ए ये है, पोजीशन बी ये है, ठीक है? जब रेफरेंस है पार्टिकल ए पे था, तो आपने बोला इस टाइम पे जो टाइम हो रहा था वो t1 हो रहा था। जब पार्टिकल बी पे पहुंचा तो आपने बोला टाइम t2 हो रहा है, राइट? तो फिर इसका आपने वेलोसिटी पूछा, भाई बताओ वेलोसिटी कितना है, तो इसका जो वेलोसिटी आएगा v एवरेज आता है, वो होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद रखना जब पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम लोग ने सीखा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी। तो इनिशियली पोजीशन तो ये है जो कि x1 है, और फाइनली पोजीशन ये है x2। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम, टाइम का भी डिफरेंस निकालेंगे। टाइम टोटल लगा t2, पहले जो टाइम था t1 था, दोनों में से माइनस कर दो t2 माइनस t1, तो ये आप लोगों को टाइम का इंटरवल मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी देगा। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और वो डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए कितना इंटरवल ऑफ टाइम लगा है। तो उससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया? चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ सो दैट हम लोग ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब ये क्या हो गया आपका, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इंटरवल, ठीक है? चलो अब इसके बारे में कुछ नोट लिख लेते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेकेंड इसका जो SI यूनिट होगा क्या होगा, फॉर्मूले से आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट है मीटर, टाइम है सेकेंड, तो इसका SI यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग इसका डायमेंशन बनाना चाहोगे तो डायमेंशन आएगा लेंथ, मीटर मतलब लेंथ हो गया, मास तो नहीं आएगा, टाइम जो है डिवाइड में तो -1 आ जाएगी, ये आपको डायमेंशन मिल जाएगा। किसका डायमेंशन है ये, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब जैसे अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात की है, तो एवरेज वेलोसिटी में आपने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल लिया था, राइट है? वैसे जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के केस में क्या होता है, ध्यान दो, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं स्पीड एवरेज, तो ये हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, जरा देखो, डिफरेंस यही आ रहा है कि इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है और टाइम लिया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको डिस्टेंस लेना है। क्लियर? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होगा वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम कितना लगा उसका और टोटल डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। अब एक बात याद रखने का कि जब भी वेलोसिटी और स्पीड की बात की जाएगी तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो वेलोसिटी जब भी आप निकालोगे, जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे तो ये वाला टर्म आपको मैग्नीट्यूड देगा, साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन एक्स में है, वाई में है, जेड में है, ये डायरेक्शन भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो आप बोलोगे इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी बताया, तो ये बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड देगा। तो क्या होता है, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो यानी कि आपका मोशन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूं, इफ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड इन स्ट्रेट लाइन, बेसिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन नहीं देखना है, ठीक है? इसमें एवरेज जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? चलो, तो ये भी बात समझ में आ गया। अगर हम लोग इसका यूनिट की बात करेंगे तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर? और डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है? तो ये एक टर्म हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, उसको अच्छे से समझेंगे और उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे बढ़ते हैं और लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रहा है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। अभी तक जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी या तो एवरेज स्पीड पढ़ के आ रहे थे, तो ये किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पूछा जाता है कि बोल दिया गया आप लोग 0 सेकंड से स्टार्ट किए 10 सेकंड तक गए, तो मुझे बताओ 10 सेकंड के अंदर आप लोगों का स्पीड क्या था, तो आप लोगों को इंटरवल वहां पे मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते तो उस केस में आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड पूछा जाता है। जैसे आपको बोल दिया बताओ अगर आप 10 सेकंड तक चले हैं तो 8वें सेकंड पे आपका वेलोसिटी क्या था, फटाक से बता दो। ये 8वें सेकंड की जो वेलोसिटी होगी उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? तो यहां पे मैं डेफिनेशन में लिखूंगा द वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वेलोसिटी एट ए given instant of time is called as instantaneous velocity। क्या बोलोगे आप? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो देखते हैं क्या होता है इसका मतलब, ठीक है? और कैसे फाइंड करते हो। चलो मान लो कि एक एग्जांपल से समझेंगे, एक पार्टिकल है यहां से यहां तक जाता है, ठीक है? और ये भी बता देते हैं कि इनके बीच में जो गैप है यानी डिस्टेंस है, ऐसे बोल देते हैं 20 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है? और यहाँ पे जो टाइम था t1 वो बोल दो 0 सेकेंड था, और यहाँ पे जो टाइम था आप लोगों का t2 वो था 20 सेकेंड, ठीक है? 0 सेकेंड से 20 सेकेंड में वो 20 मीटर की दूरी तय कर लिया, ठीक है? अब किसी ने बोला बताओ फटाक से एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो सबको पता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 कर लो, आंसर मिल जाएगा, बराबर?
तो x2 क्या है, x2 मतलब रेफरेंस से फाइनल पोजीशन, रेफरेंस इसी को मानना पड़ेगा, रेफरेंस नहीं डिसाइड है तो आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, तो ये रेफरेंस है, तो इसके हिसाब से ये वाला पोजीशन जो है कितने दूर पे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और x1 यही है तो 0 हो जाएगा रेफरेंस के हिसाब से अपॉन टाइम इंटर सॉरी हाँ 20 टाइम इंटरवल है 20 माइनस 0 20 माइनस 0, तो आपको आंसर पता है 1 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। लेकिन आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 0 से 20 सेकेंड में मान लो किसी ने बोल दिया बताओ यहाँ पे 15th सेकेंड पे वेलोसिटी क्या था। अब तो देखो अब हम लोग जा रहे हैं तो हो सकता है मैं जाऊंगा कभी स्लो हो जाऊंगा, कभी फास्ट हो जाऊंगा, कभी स्लो हो जाऊंगा, कभी फास्ट हो जाऊंगा, तो 15वें सेकंड पे क्या वेलोसिटी ये कैसे मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी तो पूरे टाइम इंटरवल के लिए मिलता है, राइट। अब तो यहाँ पे पूरा टाइम इंटरवल नहीं, सिर्फ 15 सेकंड पे क्या वेलोसिटी वो पूछा गया, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये अब निकाला कैसे जाएगा, तो इसको निकालने के लिए अब देखो कोई भी वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को दो टाइम की जरूरत होती है, T2 माइनस T1 है ना फॉर्मूले में, तो आपको T2 भी चाहिए T1 भी चाहिए। यहाँ पे तो हम फंस चुके हैं, हम लोग के पास एक ही टाइम है 15 है खाली। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आप लोगों को पहले एवरेज निकालना है। क्या करना है, एवरेज निकालना है किसी दो इंटरवल के बीच में, जो इंटरवल आपके गिवन टाइम के आसपास में आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक टाइम ले लेता हूँ 16 सेकेंड, यहाँ पे मैं एक टाइम लेता हूँ 14 सेकेंड, क्लियर। तो ये दो इंटरवल टाइम जो दिया है 14 और 16, इसका पहले एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा सबको पता है, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बराबर, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये x2 होगा और यहाँ से यहाँ तक x1 होगा। x2 में से x1 माइनस करूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, x2 माइनस x1 करूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मान लो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा इंटरवल लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है अपॉन ये दोनों के बीच में टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, यहाँ से लेके ये 16 तक जो टाइम है t2 है, यहाँ से लेके 14 तक जो टाइम है t1, तो 16 माइनस 14 करूंगा तो 2 आ जाएगा, वो आपका क्या हो गया टाइम इंटरवल हो गया, छोटा सा टाइम है तो डेल्टा टी मिल, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो आपको वेलोसिटी मिला है ये एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस नहीं अभी तक, ये तो एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने ये दो इंटरवल के बीच में निकाला। तो यहाँ पे आपको तो 15 सेकेंड का चाहिए, तो अब हम लोग फंस गए। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये सॉल्व किया और सोचा सोचा अरे हम लोग कैसे निकालेंगे, एक ही टाइम है तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग को तो दो टाइम की जरूरत है, एक टाइम पे कैसे कर सकते। तो उसने बोला कि अगर एक ही टाइम है, मान लो एक ही टाइम है, तो यहाँ पे टाइम का तो कोई डिफरेंस ही नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब है जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ पे तो टाइम का डिफरेंस ही नहीं निकाल पाएंगे। तो टाइम का डिफरेंस हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंस जीरो आएगा। अच्छा ठीक है, डिफरेंस चलो जीरो नहीं, एकदम और अलग तरीके से समझते हैं। उन्होंने क्या बोला, ये जो टाइम इंटरवल आपका इस केस में अभी 2 है और छोटा कर दो, मतलब आप लोग यहाँ पे 15.2 कर दो और यहाँ पे 14.8 कर दो, मतलब डेल्टा टी को और छोटा कर दो। तो अब और छोटा कर देंगे तो आपको जो ये वेलोसिटी मिलेगा वापस से आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा 14.8 और 15.1 के बीच का मिलेगा। उन्होंने बोला और छोटा करो और छोटा करो, और छोटे करते 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 एकदम पास में आ जाए वो 15 हो जाएगा और उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी छोटा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये काम करने के लिए एक नया मेथड लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि एवरेज निकालना है और एवरेज को सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि जो हम लोग टाइम इंटरवल यहाँ पे ले रहे हैं वो टाइम इंटरवल इतना छोटा ले रहे हैं कि बेसिकली वो जीरो तक चले, जीरो नहीं होगा लेकिन एकदम जीरो के पास होगा। ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल यानी कि 14 और 16 हम लोग ने पहले ले लिया, लेकिन उनके बीच का टाइम इंटरवल तो काफी था, 2 सेकंड का था, हम लोग को सिर्फ 15 का चाहिए। तो उन्होंने बोला कि और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो और इतना टाइम इंटरवल का डिफरेंस छोटा कर दो कि नियरली जीरो बन जाए, जीरो एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, एकदम जीरो के पास चले जाए। तो उन्होंने बोला एक्चुअल में हम लोग को एवरेज ही निकालना पड़ता है। एवरेज अगर आप निकालोगे और आप बोल दोगे कि टी जो है जीरो के बराबर है यानी कि एकदम छोटा हो गया, तो डेल्टा एक्स भी छोटा हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसको आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ठीक है, हम लोग फॉर्मूला तो बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को, ठीक है, उनके हिसाब से हमने बना लिया, हम लोग को बात समझ में आ गया
कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो हम लोगों को उसके आसपास के किसी दो इंटरवल के बीच का एवरेज निकालना है और टाइम को छोटा करना है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, टाइम को छोटा करना है, डिस्प्लेसमेंट छोटा करते 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 एकदम एकदम पास में हम लोग पहुंच जाएंगे तो वो जो वैल्यू होगा एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन एकदम आसपास की वैल्यू मिल जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? तो उन्होंने इसके लिए एक नया मैथमेटिक्स की दुनिया खोज डाली जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उन्होंने डिफरेंशिएशन खोज के निकाला। उन्होंने बोला इसी का मतलब दूसरे टर्म में होता है, इसी का मतलब दूसरे टर्म में होता है dx/dt, यानी कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इसी का नाम यानी कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, उन्होंने बोला आपका जो टाइम इंटरवल होगा वो 0 के आसपास होगा और आप लोगों को क्या करना, उसके आसपास का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इसी का नाम उन्होंने रखा, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया। उन्होंने बोला यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और फिर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। तो ये उन्होंने इसका फॉर्मूला बना के दिया। तो जब आप डेरिवेटिव को अच्छे से सीखोगे तो आप लोग सॉल्व करके निकाल पाओगे कि किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो डेरिवेटिव के मेथड से इसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये फॉर्मूले का आपको मतलब समझना, ये फॉर्मूले का मतलब होता है कि आप लोगों को जिस टाइम के बारे में पूछा गया उसके आसपास के टाइम का एवरेज टाइम इंटरवल का, जैसे 15 के बारे में पूछा गया था तो आप 14.8 और 15.2 के टाइम इंटरवल के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकाल लो और उसका आप डेरिवेटिव ले लो तो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर हो गया? सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो आप लोगों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वही आप लोगों का इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है। यहाँ पे लिख देता हूं स्पीड इंस्टेंटेनियस, दोनों की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो। क्लियर? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये भी वेलोसिटी है तो इसका भी यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा, डायमेंशन भी सेम होगा L1 m0 t⁻⁻1। क्लियर हो गया? तो एवरेज स्पीड और सॉरी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और स्पीड इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होता है। इसका जब आप मैग्नीट्यूड लोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन भी इसमें आता है तो डायरेक्शन को हटा देना, जो मैग्नीट्यूड बचेगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्लियर? तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखना है, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर। पहला, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप लोग यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं यानी कि सेम स्पीड से चल रहे हो तो हमेशा याद रखने का, क्या याद रखने का है? एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड, दोनों सेम होता है, बराबर। उसके बाद आपको याद रखने का एवरेज वेलोसिटी का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो वो आप लोगों को एवरेज स्पीड देगा, दोनों सेम रहता है, ठीक है, दोनों सेम रहता है। सिमिलरली सेकेंड, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो भी एग्जैक्टली सेम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। और जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लोगे तो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू मिलेगा। जब आप लोग कैसा यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, याद रखने का एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इवन सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज आल्सो नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ये चीज का आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म मोशन कर रहे तो दोनों चीज सेम होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे तो ये सेम नहीं होगा। तो आई होप कि बात सब लोग को समझ में आ चुका है। जो लीनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, बात सबको समझ में आ गया। एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपके बुक को, टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना, इस वीडियो को पूरा देख लेना, बात समझ में आएगा। फिर भी अगर डाउट है, मेरे को तो लगता नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली जो है इसको और भी खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी देखो। आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहना है, यही मेरा मेन उद्देश्य है। क्लियर? ओके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, दुनिया तक पहुंचा दो फटाफट। और हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।